और अमेरिका की एडवाइजरी के क्या मायने, जरा इसको भी देख लेते हैं। बेलारूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है और अमेरिका को अंदेशा कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमले संभव हैं। हमले की स्थिति में युद्ध कई गुना विध्वंसक हो जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के कूदने की आशंका को भी इस लिहाज से समझना जरूरी है। रूस के टारगेट में पोलैंड भी आ सकता है। सुशील सर, अब जाहिर सी बात है इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए ये साफ है कि युद्ध का दायरा आने वाले इस हफ्ते में और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बेलारूस की धरती पर ही इस तरीके की डिप्लॉयमेंट्स की जा रही है तो जाहिर सी बात है अमेरिका की एडवाइजरी भी बहुत बड़े संकेत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो रशिया है वो अपने लिए एक नया फ्रंट खोलने की धमकी दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। उधर जेलेंस्की जो है उनको भी क्या, जैसा अभी स्पीकर्स ने बोला कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको जो है अगर जिस तरह से उसको आशंका है कि 80 किलोमीटर दूर से रशियन आर्मी उसकी कीव में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है, तो अपने रिसोर्सेज उनको डिवाइड करने पड़ेंगे। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और जेलेंस्की बिल्कुल चाहते हैं कि जो है जितना झगड़ा ज़्यादा बढ़े, जितना ज़्यादा देश इन्वॉल्व हों, उतना ही उनके लिए फ़ायदा है। और ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है, एक्चुअल में क्या होगा अभी खैर पता लगेगा, लेकिन जो अनाउंसमेंट है कि मैं इसमें सपोर्ट करना बंद कर दूंगा और युद्ध विराम करवाऊंगा, तो नाटो कंट्रीज़ को भी अपनी चिंता है कि अगर बेलारूस से फ्रंट खुल गया, जो कि आशंका बताई जा रही है, तो उनको भी खतरा बढ़ जाएगा, तो पोलैंड भी उसमें आ जाएगा। और तो इसलिए भी उन्होंने जमावड़ा बढ़ाया है ताकि जो है रशिया थोड़ा सा केयरफुल रहे नया फ्रंट खोलने के लिए। लेकिन अमेरिका जिस तरह से अपने चेतावनी दी है अपने नागरिकों को, तो लग रहा है कि आशंका है कि ये जो है फ्रंट जल्दी ही खुल सकता है। कि जैसे हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, सब 31 दिसंबर या 20 जनवरी की बात हो रही है, तो कोशिश यह है रशिया की और उधर यूक्रेन की कि रशिया की है कि जितना कब्जा कर सकें। जैसे कि बताया गया कि करीब 20% का एरिया उनके कब्जे में है, तो वो और ज़्यादा कब्जा करना चाहेंगे ताकि नेगोशिएशन टेबल पे अगर कुछ छोड़ना भी पड़े दिखाने, लार्ज हार्टेडनेस दिखाने के लिए, तो उनके लिए अपना जो की एरिया है वो उनके पास रुक जाएं। और जेलेंस्की की ये कोशिश है कि इतना झगड़ा बढ़ जाए, इतने देश इन्वॉल्व हो जाएं कि जो है युद्ध विराम के जो तैयारी कर रहा है यूएसए, या अपने हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब ट्रंप आकर के हट जाएं, तो वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अब इसमें जो है ये सारा देखना है कि ये कितनी धमकी ये जो है कामयाब होती है किस देश की। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अपनी चेतावनी दी है, उससे लग रहा है कि आशंका ये बहुत है कि ये युद्ध भड़क सकता है आने वाले समय में। यानी आप कह रहे हैं कि युद्ध के अंदर ही यूक्रेन का भविष्य नजर आ रहा है जेलेंस्की को कि युद्ध बढ़े तो कम से कम यूक्रेन को वो और ज्यादा सिक्योर करने के लिए बार्गेन कर सके, क्योंकि युद्ध की रुकने की स्थिति में तो इस वक्त यूक्रेन सबसे ज्यादा नुकसान में नजर आ रहा है। और देखिए, उत्तर कोरिया से सैनिकों की एक और खेप रूस रवाना हुई है। उत्तर कोरिया से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। कुर्स्क में लड़ रहे हैं किम जोंग के सैनिक। रूसी सैनिकों को उत्तर कोरिया से मिल रही है मदद। तो किम जोंग की सेना रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना से आमने सामने की क्या जंग लड़ रही है, क्योंकि कुर्स्क में युद्ध की स्थिति क्या है पहले ये समझ लीजिए। रूस के कुर्स्क में लड़ रहे उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी को लेकर इससे पहले भी कई बड़े दावे किए जा चुके हैं। हालांकि खबर यह है कि 3000 से ज्यादा सैनिक घायल और मारे गए हैं। रूस में और सैनिक और हथियार भेजने की तैयारी को देखते हुए ही आज रवि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, मिसाइलों टैंकों की सप्लाई कर रहा है उत्तर कोरिया और कामिकाजी ड्रोन का प्रोडक्शन और सप्लाई का जो सिलसिला है वो भी तैयार है। और उत्तर कोरिया रूस में सैन्य सहयोग और बढ़ाने के आसार हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है कि उत्तर कोरिया की भूमिका अब एकदम खुल के आ चुकी है सामने। मनीष, सवाल यही है कि उत्तर कोरिया का इतना ओपन इन्वॉल्वमेंट क्या इंडिकेट करता है? मतलब उत्तर कोरिया कोई वैसा देश भी नहीं है जहां पर इलेक्टेड लीडर हो और जनता को कोई दबाव हो, एक डिक्टेटर जिसको जब मन करे इस वॉर में कुछ भी कर सकता है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने ये ऑफर खुद दिया था पुतिन को कि हम अपने सैनिक भेजना चाहते हैं आपके युद्ध में मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप भेजिए।
और उन्होंने भेज दिया। इसके पीछे की दलील ये है उत्तर कोरिया की कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी हम मुसीबत में आएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो इन पैसिफिक क्षेत्र में जो हलचल हो रही है आज की तारीख में, साउथ कोरिया, जापान, इन सब को लेकर, कि अमेरिका की अगली रणनीति उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की हो सकती है, तो उस वक्त रूस का समर्थन उनको मिल सकेगा, इस उम्मीद के साथ वो कर रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आज का जमाना लाइव वॉर एक्सरसाइज का है, तो ऐसे में उत्तर कोरिया को लगता है कि युद्ध में ही भेजो सैनिकों को, उन्हें भी ट्रेनिंग मिले, क्योंकि बहुत कम मुल्क हैं जिनको युद्ध का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उत्तर कोरिया को भी युद्ध का एक वास्तविक ट्रेनिंग मिल जाएगा। इस तरह की तमाम बातें। देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, इन सब का जो अलायंस बन रहा है, इनका पार्टिसिपेशन कितना है, कि इसको आप इस रूप में समझिए कि एक का युद्ध हो रहा है तो दूसरे अपने सैनिक भेज रहे हैं। ऐसे कितने मुल्क हैं अमेरिका के पास, और अगर हैं तो क्या कितने दिन तक सस्टेन करेंगे? तो एक नया किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिसकी चुनौती अमेरिका कैसे करेंगे, ट्रंप कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय भारद्वाज सर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में रूस के साथ उत्तर कोरिया की यही मौजूदगी युद्ध के इस फ्रंट पर भी तो बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए, मैं इसको पूरा सिनेरियो को 2-3 पॉइंट से एक्सप्लेन करने। देखिए, पहली बात कि युद्ध जो चल रहा है, जो स्थिति है, जो फॉल्ट लाइन है, इसमें 2 फैक्टर्स बहुत बड़े काम कर रहे हैं। पहला है जो फियर फैक्टर है, कि एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है, कभी अमेरिका की तरफ से नाटो एक्सपेंशन को लेके यूरोपियन कंट्रीज़ के माइंडसेट में एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा कि बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ रहा है, रशिया मजबूत हो रहा है, रशिया के साथ कोरिया आ रहा है, बेलारूस आ रहा है, रशिया के साथ ये सब कंट्रीज आ रहे हैं। तो जो ये 2 फैक्टर है, फियर फैक्टर और बैलेंस ऑफ पावर, इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो तीन पक्ष उसमें काम कर रहा है। पहला जो है वो है पोजिशनिंग, कि पोजिशनिंग कौन कहाँ कर रहा है। जैसे मनीष जी ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि कैसे पोजिशनिंग हो रहा है, कि बेलारूस को कितना कीव के नज़दीक लेके आ रहे हो, ये पोजिशनिंग हो रहा है, और उसमें नॉर्थ कोरिया की सेना भी वहाँ पे आ रही है। दूसरा होता है प्रोपेगेंडा, कि प्रोपेगेंडा को आप कैसे क्रिएट किया जा रहा है, जिसको जो फियर फैक्टर को बढ़ाता है, हथियारों की सप्लाई को बढ़ाता है, जो और पूरा माहौल को ऐसा बना देता है कि सब अपने आप का अपना बंदोबस्त करने लगते हैं, अपने शक्ति, चाहे हथियारों की शक्ति हो, चाहे वो बाकी सैनिकों की शक्ति हो, या कैसे भी उनको जुड़ाने का प्रयास करता है। जो तीसरा एक और फैक्टर जो नया जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है, कि हथियारों का एक फैक्टर, की हथियारों की बिक्री और न्यूक्लियर जो पॉलिसीज है उसमें अमेंडमेंट करने का। यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी सारी न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर दिया, और यूरोप में लगभग 30% हथियारों का उत्पादक बढ़ गया। अमेरिका उसमें बहुत बड़ा एक मार्केट क्रिएट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। वहीं पर ही रशिया में भी एक मार्केट जो हथियार प्रोडक्शन है, लगभग 25% हथियारों के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आई है। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो जिसमें प्रोपेगेंडा और फियर फैक्टर दोनों साथ काम कर रहे हैं, ये इस युद्ध को खत्म नहीं कर रहे, समझौते की तरफ नहीं ले जा रहे। लेकर तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, बाइडेन सरकार, उस पर तो अमेरिका के सीनेट मेंबर्स और कांग्रेस के मेंबर्स ने ही आरोप लगाया है कि जो आर्म्स हाउसेज हैं उनके दबाव में इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है अमेरिका, बाइडेन सरकार।